कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ लगा हूं मैं आपकी तैयारी करवाने में, आपका करियर संवारने में। आप थोड़ी मेहनत करिए, आपके लिए आपसे भी ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा। मैं आपके लिए आज से सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि आपका समय कीमती है और आपके कीमती समय का सम्मान करना, ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बस ये साथ छूटना नहीं चाहिए, वादा करिए। आप ऑनलाइन मेरे 10-10 मिनट की वीडियोस यूट्यूब पर देखते जाइए बारी बारी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि सामान्य अध्ययन को मैं आपके लिए इतना आसान और रुचिकर बना दूंगा कि आपका लक्ष्य आपके पास भाग कर आएगा। बस ये साथ बनाए रखिए। सिर्फ भूगोल ही क्यों, मैं सिर्फ भूगोल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद इतिहास, विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, कृषि के प्रत्येक पेचीदा चैप्टरों, अध्यायों का अध्ययन आप मेरे साथ ऐसे करेंगे जैसे गाजर मूली काट रहे हो। ऐसा ही होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एशिया के मानचित्र को आपके साथ शेयर किया, पढ़ाया। आज चलिए यूरोप को खंगाल डालते हैं अच्छे से। यूराल पर्वत, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ना, इसे यूराल पर्वत कहते हैं। ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत किस देश में है? रूस में है। यूराल पर्वत रूस में है। यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया है और यूराल पर्वत के पश्चिम में यहां तक ये जो भूखंड आप देख रहे हैं, यूराल पर्वत से लेकर पुर्तगाल और स्पेन तक के भूखंड को हम क्या कहते हैं? यूरोप कहते हैं। यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया, यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप। रूस एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है। यूराल पर्वत के पश्चिम में जो रूस है वो यूरोप में आ जाएगा, और यूराल पर्वत के पूर्व में जो रूस है उसे साइबेरिया कहते हैं, और साइबेरिया एशिया के अंतर्गत आता है। रूस की जो राजधानी है मास्को, वो यूरोप में आती है। ये जो लाल कलर की रेखा आप देख रहे हैं, ये रूस की सीमा है। लाल कलर की जो रेखा है ये रूस की पश्चिमी सीमा है, यानी यूराल पर्वत से लेकर इस सीमा तक जो रूस है वो यूरोप के अंतर्गत आता है, और राजधानी मास्को यूरोप में आती है। तो यूरोप और एशिया अलग अलग भूखंड नहीं है, एक ही भूखंड है। एक काल्पनिक लाइन, एक काल्पनिक रेखा द्वारा यूरोप और एशिया को अलग अलग महाद्वीप माना गया है, लेकिन वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूखंड के दो महाद्वीप हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। यूराल पर्वत की रेखा, काला सागर की रेखा, कैस्पियन सागर की रेखा, काला सागर की रेखा और भूमध्य सागर की रेखा, इन चारों भौतिक प्राकृतिक वस्तुओं से होकर जो लाइन गुजरती है वो यूरोप को एशिया से पृथक करती है। अर्थात यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यूरोप को हम यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप को हम यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर जो भूखंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से? यूरेशिया। इसीलिए हम यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? तीन ओर से जल से घिरा हुआ हिस्सा। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है यूरोप, इसलिए हम इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया का सम्मिलित भूखंड यूरेशिया कहलाता है, और यूरोप यूरेशिया का प्रायद्वीप कहलाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप स्वयं भी एक प्रायद्वीप की तरह नजर आता है। यूरोप में आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे प्रायद्वीप जल की ओर निकले हुए नजर आते हैं। ये वाला हिस्सा देखिए तीन ओर से जल से घिरा है, प्रायद्वीप। ये वाला हिस्सा भी तीन ओर से जल से घिरा है, प्रायद्वीप। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं उंगली की तरह उठा हुआ, ये भी प्रायद्वीप है। ये वाला हिस्सा देखिए तीन ओर से जल से घिरा है, ये भी प्रायद्वीप है। इसीलिए हम यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। कौन कौन से प्रमुख प्रायद्वीप हैं यूरोप में? आइबेरिया का प्रायद्वीप, पश्चिम में जो हिस्सा है यूरोप का उसे हम आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं। उत्तर में उंगली की तरह उठा हुआ जो हिस्सा है भूखंड है जल की ओर आगे निकला हुआ सागर की ओर, उसे हम जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है सबसे उत्तर में
टेढ़ा सा भूखंड, इसे हम स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप कहते हैं। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप के पूर्व में जो भूखंड है तीन ओर से जल से घिरा हुआ, उसे हम कोला प्रायद्वीप कहते हैं। कोला प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप और आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप और कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप किस देश में है? रूस में है। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस का पश्चिमोत्तर सिरा। मैप में इधर क्या होता है? नॉर्थ होता है एन, इधर क्या होता है? वेस्ट होता है पश्चिम, इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, और दक्षिण क्या होता है? साउथ होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो रूस का जो पश्चिमोत्तर सूरा है, पश्चिम उत्तर पश्चिमोत्तर, रूस का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है उसे हम कोला प्रायद्वीप कहते हैं। यह स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप। और आपसे सवाल पूछा जाए कि कोला प्रायद्वीप किस देश में है, तो आप क्या कहेंगे? रूस में है। ये देखिए रूस यहां तक यूराल पर्वत के पश्चिम में यहां तक चला आया है। कोला प्रायद्वीप रूस में है। आइए आइबेरिया के प्रायद्वीप की विशेषता देखते हैं। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर दो देश बसे हुए हैं, पुर्तगाल स्पेन। पीयू पुर्तगाल, एसपी स्पेन। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर दो देश बसे हुए हैं, पुर्तगाल और स्पेन। जूटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क बसा हुआ है। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ना, उंगली की तरह उठा हुआ है, वास्तव में ये यहां से ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से लेकर इस छोर तक जो जल की ओर निकला हुआ हिस्सा भूखंड है, जल की ओर निकला हुआ, इसे हम डेनमार्क कहते हैं। यानी डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर बसा हुआ है? जूटलैंड प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में तीन देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, एन से नॉर्वे, एस से स्वीडन, एफ से फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पर तीन देश हैं, लेकिन 5 देशों को हम स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। हालांकि स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पर 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लेकिन 5 देशों को हम स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। आइसलैंड इतना दूर है, फिर भी इसे स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग प्रजातीय रूप से एक हैं। तो इस 5 स्कैंडिनेवियाई देश हैं, आइसलैंड, जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, ये लाल सी रेखा देख रहे हैं, डॉट 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 करके गुजर रही है। ये लाल सी रेखा, ये आर्कटिक वृत्त है। ये 66.5 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी विश्व के उत्तर में जो 66.5 डिग्री अक्षांश होता है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक नाम क्यों दिया? क्योंकि आर्कटिक महासागर में, उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में जो 66.5 डिग्री अक्षांश गुजरता है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त किन किन देशों से होकर गुजरता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप या फिर रूस। ये देखिए कोला प्रायद्वीप से भी गुजर रहा है, रूस के मुख्य भाग से भी गुजर रहा है। तो आर्कटिक वृत्त 4 देशों से होकर गुजरता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। लेकिन आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी का नाम बताइए। आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी आइसलैंड की राजधानी है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजाविक। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आर्कटिक वृत्त जरूर गुजरता है, लेकिन इन तीनों की राजधानियां, नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, स्वीडन की राजधानी कौन सी है और फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? आप मैप पे देख के नाम पता करके आंसर में कमेंट करिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की राजधानी का नाम बताइए। तीनों की राजधानियां ये लाल लाल मैंने बनाई है। राजधानियों को मैं अपने मैप में हमेशा लाल कलर का बनाऊंगा। तो तीनों की जो राजधानियां हैं देखिए बाल्टिक सागर के तट पर है। स्कैंडिनेविया एक प्रायद्वीप है। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। पश्चिम में क्या है? इसके उत्तरी सागर और दक्षिण क्या है? बाल्टिक सागर। स्कैंडिनेविया 3 ओर से जल से घिरा है, आर्कटिक महासागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और आर्कटिक महासागर। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की राजधानियां किस सागर के तट पर हैं? बाल्टिक सागर के तट पर हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि आर्कटिक वृत्त से ये काफी दूर है, इसलिए आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी रिकजाविक है, जो कि आइसलैंड की राजधानी है। आपसे सवाल पूछा जाता है या पूछा जाएगा भविष्य में भी कि आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है? ज्यादातर लोग उत्तर में इन राजधानियों का नाम बताना पसंद करेंगे। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ राजधानियों का। जैसे नॉर्वे का चलिए बता देता हूँ। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। आप
स्वीडन और फिनलैंड की राजधानियों के नाम बताइएगा। तो उत्तर में विकल्प दिए रहते हैं तो लोग इन राजधानियों को चुन लेते हैं, जबकि आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी ये तीनों नहीं है, बल्कि आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है। पूरे दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? ऑफ कोर्स रिकजाविक है। रिकजाविक राजधानी की दो विशेषता है, एक तो ये आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप है और दूसरे रिकजाविक दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है, अर्थात उत्तरी ध्रुव के सबसे समीप स्थित राजधानी है रिकजाविक। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड के पूर्व में रूस का जो हिस्सा है, फिनलैंड के पूर्व में रूस का जो हिस्सा है सागर की ओर निकला हुआ, इसे हम कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं? कोका कोला, अर्थात कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप रूस का हिस्सा है। कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह है, यहां से व्यापार होता है यूरोपीय देशों का, जहाज आते जाते हैं। कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह है, बंदरगाह से व्यापार होता है जहाज के द्वारा, समुद्री जहाजों के द्वारा। इस बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? मुर्मुस्क। कौन सा बंदरगाह? यहां पर लिख देता हूं, काली कलर से लिखता हूं, मुर्मुस्क। मुर्मुस्क, ये लिखा है मुर्मुस्क। कोला प्रायद्वीप पर रूस का एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह को क्या कहते हैं? मुर्मुस्क। मुर्मुस्क किस महासागर या सागर के तट पर है? उत्तरी आर्कटिक महासागर के तट पर है। मुर्मुस्क आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित कोला प्रायद्वीप पर रूस का एक बंदरगाह है। कोला प्रायद्वीप अर्थात मुर्मुस्क उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास है। उत्तरी ध्रुव की पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंचता, जिसके चलते ये पूरा क्षेत्र ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र होता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप और रूस का उत्तरी हिस्सा, ये सारा ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास है। ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र वो होता है जहां सूर्य की किरणें पर्याप्त नहीं पहुंचती हैं, बहुत ठंडी पड़ती है। तो ये ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र है, अर्थात हिमाच्छादित जलवायु वाला क्षेत्र। हिमाच्छादित अर्थात यहाँ पर स्थलखंड हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो कोला प्रायद्वीप हिमाच्छादित जलवायु वाला क्षेत्र होने के बावजूद, ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र होने के बावजूद, कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह साल भर खुला रहता है, अर्थात यहाँ पर साल भर व्यापार संभव हो पाता है, अर्थात यहाँ पर हिमाच्छादन नहीं हो पाता है। स्थलखंड खुले हुए रहते हैं, परिणामतः यहाँ पर समुद्र जमा हुआ नहीं रहता है। समुद्र बर्फ के रूप में न होकर जल के रूप में होता है, जबकि ये हिमाच्छादित जलवायु है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अटलांटिक सागर से गुजरने वाली उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर से एक धारा आती है इधर, गर्म जलधारा, समुद्री धारा। तो उत्तरी अटलांटिक की गर्म समुद्री जलधारा कोला प्रायद्वीप के समीप से होकर गुजरती है। उस गर्म जलधारा के कारण कोला प्रायद्वीप के पास का समुद्र बर्फ के रूप में न होकर जल के रूप में होता है। यही कारण है कि कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह साल भर खुला होता है और व्यापार संभव हो पाता है। मुर्मुस्क बंदरगाह किस देश का हिस्सा है? किस देश में है? रूस में है। किस महासागर के तट पर है? आर्कटिक महासागर के तट पर है मुर्मुस्क बंदरगाह। ओके। यूरोप की सबसे उत्तरी राजधानी रेकजाविक। विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी रेकजाविक। यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी, यूरोप यूराल पर्वत से लेकर पुर्तगाल तक है। पूर्व में यूराल पर्वत, पश्चिम में पुर्तगाल तक। तो यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी लिस्बन। यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी मॉस्को। यूरोप का सबसे पूर्वी राजधानी कौन सा है? मॉस्को है। यूरोप के इतने सारे देश आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 14-15 देश हैं इधर, छोटे छोटे इस एरिया तक। ये लाइन आप देख रहे हैं, डॉट डॉट। इस डॉट डॉट लाइन के पूर्व में एशिया है और इस डॉट डॉट लाइन के पश्चिम में यूरोप है। तो यहाँ तक बहुत सारे छोटे छोटे देश बसे हुए हैं तट पर। तो भूमध्य सागर के तट पर बहुत सारे यूरोपीय देश हैं, लेकिन अधिकतर देशों की राजधानियां भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। आप देखिए, पुर्तगाल की राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है? नहीं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड भूमध्य सागर के तट पर है? नहीं। फ्रांस की राजधानी स्पेन भूमध्य सागर के तट पर है? नहीं। इटली की राजधानी रोम भूमध्य सागर के तट पर है? नहीं। दिख जरूर रहा है तट के पास, लेकिन ये तट के अंदर है। रोम तट पर नहीं है। इटली की राजधानी रोम तट पर न होकर तट के अंदर है, मुख्य भूमि में।
यानी रोम भी भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। यूरोप की एकमात्र राजधानी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यूरोप की एकमात्र राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है। ये लाल कलर का दिख रहे हैं, इस राजधानी को हम कहते हैं एथेंस। एथेंस किस देश की राजधानी है, मैप में देखकर बताइएगा। तो फैक्ट मैंने क्या बताया कि यूरोप की एकमात्र राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है, उसे हम कहते हैं एथेंस। ये है एथेंस, किस देश की राजधानी आपको बताना है। एक यूरोपीय देश द्वीप के रूप में है भूमध्य सागर के बीचों बीच, उसे हम माल्टा कहते हैं। माल्टा भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित यूरोपीय देश है। माल्टा, माल्टा की राजधानी देखकर आप बताइएगा। भूमध्य सागर में दो द्वीपीय देश हैं, एक माल्टा और दूसरा पूर्वी क्षेत्र में साइप्रस। माल्टा बीचों बीच है, साइप्रस पूर्वी क्षेत्र में है। मैंने कहा कि भूमध्य सागर में दो द्वीपीय देश हैं, माल्टा और साइप्रस। माल्टा यूरोपीय देश है और साइप्रस एशियाई देश है। मैंने एशिया के मानचित्र में साइप्रस पर चर्चा की है। ये लाइन आप देख रहे हैं डॉट डॉट करके, कैस्पियन सागर होते हुए, काला सागर होते हुए फिर भूमध्य सागर तक जा रही है। इसके पूर्व में एशिया है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, तुर्की है। तुर्की के दक्षिण में भूमध्य सागर में जो देश है उसे हम क्या कहते हैं, साइप्रस। तो भूमध्य सागर में दो द्वीपीय देश हैं, माल्टा और साइप्रस। माल्टा यूरोपीय देश है और साइप्रस एशियाई देश है। तो ये हो गया आज का 10 मिनट का वीडियो। मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो में मैं आपका 10 मिनट से समय अधिक नहीं लूंगा। यूरोप का पार्ट 1 खत्म हुआ, यूरोप पार्ट 2 अभी यूरोप खत्म नहीं हुआ है। यूरोप पार्ट 2 आप इसके ठीक अगले 10 मिनट की वीडियो में देखेंगे, उसका इंतजार करिए या फिर शीघ्र पोस्ट हो जाएगा। तो आज का समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।